हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये जो है परिभाषा करना है कुछ शब्दों को। देखिए, सबसे पहले तो हमारे वर्जन वनस्पति आती है, जो कि कुवारी वनस्पति के रूप से भी जाना जाता है। दूसरा है वनस्पति, तीसरा है जीव, चौथा है पारिस्थितिक तंत्र और पांचवा जो है प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिएगा, तो ये क्वेश्चन अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम व्यू से जो है ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया भी है। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ही आसान बना देगा और बहुत ही ज़रूरी बना देगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इसको नोट करके अपने कॉपी पे नोट डाउन करना, जिससे एग्जाम के लिए आप तैयार हो सको। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होता है हमेशा ही महत्वपूर्ण ही होता है, चाहे वो एग्ज़ाम के टाइम हो, चाहे ऐसे क्लास आप लोग को लग रहा हो। तो कहते हैं जितना त्रिपाण सेंटर ने बना दिया है चैप्टर को, उतने ही क्वेश्चन कर लोगे तो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे वो हाउस टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, हर जगह ये महत्वपूर्णता अपना दर्शाएगा। तो देखिए, पहला अगर हम देखें कुवारी वनस्पति यानी जो है वर्जन वेजिटेशन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये होता है, कुवारी वनस्पति का मतलब यही होता है कि आप कोई भी वनस्पति है जिसमें इंसान का कोई इंटरफेयर ना हो, यानी इंसानों का हस्तक्षेप ना हो, वो स्वयं ही ग्रोथ करता हो। ठीक है, तो इसे कुवारी वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो ये साफ करता है कि प्राकृतिक वनस्पति एक पौधा समुदाय के संदर्भित करती है जो मानव सहायता के बिना ही स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा अप्रभावित छोड़े दी गई हो, उसे वर्जनीय वेजिटेशन कहा जाता है। यानी इसमें इंसानों का कोई इंटरफेयर ना हो और इंसानों के द्वारा कोई प्रभावित ना किया हो। तो ऐसे जो वनस्पति उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, इसे हम कुवारी वनस्पति या वर्जन वेजिटेशन कहते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आसान आंसर है। तो आप समझ गए होंगे कि बिना जो है इंसानों, ऐसे वनस्पति जो बिना इंसानों के हस्तक्षेप से स्वयं ही ग्रोथ करते हो, उसे ही जो है कुवारी वनस्पति या वेजिटेशन जो वर्जन वेजिटेशन कहते हैं। दूसरे पॉइंट अगर हम बात करें तो वनस्पति वेजिटेशन, इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या काल की प्राकृतिक वनस्पति के लिए किया जाता है। यानी अगर वनस्पति से आप समझ गए होंगे कि इस वनस्पति का मतलब ही होता है कि पेड़ पौधा जो कोई भी काल में, कोई भी समय अवधि में जो है अपना ग्रोथ करता हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता हो। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जीव का मतलब होता है जीव जंतु। ठीक है, यानी जो हमारा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच जंतु कहा जाता है। यानी जो विभिन्नता है प्रजातियों में दिखती है उसे ही हम जीव के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम अगर साधारण शब्दों में जानना चाहोगे तो साफ हो जाता है कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसी को हम इकोसिस्टम या पानी तंत्र कहते हैं। ये तो साधारण शब्दों में हो गया। अगर इसके हम टर्म देखें तो एक पारितंत्र एक जीव सहायक प्रणाली है जिसमें भौतिक वातावरण अथवा निर्जीव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदियाँ आदि के साथ साथ में रहने वाले सभी जीव शामिल होती हैं। देखिए, बात उतना ही कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ा साइंस टर्म पे आ गया, क्योंकि इकोलॉजी है तो साइंस में ही आता है, तो इसको जो है आप साइंस टर्म में ही आप याद कर लो। यहाँ पर साफ बताया गया कि उसमें रहने वाले सभी जीव शामिल होते हैं। यानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पाउंड, यानी जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर जो है हर जीव जंतु पाई जाती है, तो वो जो है अच्छा इकोसिस्टम कहला सकता है, यानी पारितंत्र कहलाता है। जिसमें आपने देखा ही होगा कि वातावरण जो है निर्जीव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदियाँ आदि सभी सम्मिलित होते हैं, उसी को ही पारितंत्र कहते हैं। यानी वहाँ पर उस स्थान पे जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो बायोटिक हो, अबायोटिक हो, ठीक है, तो उसी को हम जो है पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बात इधर करें प्राकृतिक वनस्पति, तो मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूँ, प्राकृतिक वनस्पति हो
चाहे आपका वर्जन वेजिटेशन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कुमारी वनस्पति हो या प्राकृतिक वनस्पति हो, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, तो सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने समझाने की कोशिश किया है कि कभी कभी जो है नेचुरल वेजिटेशन आ जाता है, प्राकृतिक वनस्पति आता है, और कभी कभी वर्जन वेजिटेशन आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वर्जन तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी था, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा था। तो भाई साहब आप सही सोच रहे हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। चाहे वर्जन वेजिटेशन हो या नेचुरल वेजिटेशन हो, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, इसलिए त्रिपाणी सेंटर ये आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर किया है, क्योंकि बच्चे कई बार कन्फ्यूज़न में आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों का अर्थ सेम है। देख लीजिए इसका भी परिभाषा प्राकृतिक वनस्पति का, कि ऐसे पौधे समुदाय के संदर्भ करता है जो मानव सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। अब देखिए उसमें भी था कि मानव के बिना हस्तक्षेप के जो है स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा जो है अप्रभावित छोड़ दिए जाते हैं। यानी लंबे समय तक मानव ने किसी तरह गतिविधियां उसमें न किया हो, इसी को ही हम जो नाम देते हैं प्राकृतिक वनस्पति या वर्जन वेजिटेशन यानी कुमारी वनस्पति। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमारे पास किस प्रकार की वनस्पति और जीव हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमारे पास किस प्रकार की वनस्पति और जीव है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें कि इस वन के जो है कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ एबिनो, महागनी, शीशम, रबर और जो है सिनकोना पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, उसमें एबोनी, महगोनी, शीशम, रबर और सिनकोना है। ठीक है, दूसरे पॉइंट ये दर्शाता है यहाँ पर कि इन वनों में पाए जाने वाले आम जानवर हाथी, बंदर, लोमूर और हिरन पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इन वनों में पाए जाने वाले जो है आम है, जानवर हाथी, बंदर, लेमुर और हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम देखें तो एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। यानी एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत ही आता है। तो देखा जाए तो एक सिंगी वाला गेंडा असम और पश्चिमी बंगाल के जंगलों में पाया जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। कहते हैं अगर हम देखें अगले पॉइंट को, तो इन जंगलों के अतिरिक्त इन जंगलों में जो है पक्षियाँ, चमगादड़, अस्योर, बछुआ और घेंघे की जो भी बहुलता पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो इन जंतुओं के अतिरिक्त इन जंगलों में जो है पक्षियों और चमगादड़ों को जो है से पछुआ और घोंघे की बहुलता पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं इसके दूसरे जो है 2B पॉइंट में क्या है। दूसरे का जो B पार्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायो रिजर्व क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए बायो रिजर्व होती क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बायो रिजर्व होती क्या है, और इसके 2 उदाहरण देना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बायो रिजर्व होती क्या है, देखा जाए तो जब जैव भंडार स्थानीय सामुदायिक प्रयासों और ध्वनि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों द्वारा स्थापित और यूनेस्को में मैन एंड द वेलफेयर MBX जो है कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त स्थल है। कहते नीलगिरी और नंदा देवी जैसे भंडार के उदाहरण भी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि बायो रिजर्व होती क्या है। यहाँ जो है तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है 2 फॉर्म में है, 3A एंड 3B। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसके जो है 5 ही पॉइंट है, और ये बहुत ही 5 पॉइंट जो है बहुत ही साधारण सरल है, जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन 3A यही दर्शाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो है हमने इसमें कुछ बातें बतानी है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट याद रखते हो तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदे में रहोगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है संक्षेप में विवरण देना है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है यहाँ पर कि वो जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही दे सकते हो कि ये वन जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये बात याद न रही कि वर्षा के क्षेत्र वाले, तो आपको याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि वर्षा से ही नाम हो रहा है कि यहाँ पर जो होगा रेन फॉरेस्ट अधिक होगा।
यदि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ कर देता है कि यह क्षेत्र वर्ष भर जो है गर्म और गीला रहता है। देखिए वर्ष भर जो रहती है गर्म भी रहती है और गीला भी रहती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी पैदा करेगी इस क्षेत्र में। यहाँ सभी प्रकार के जो है पेड़, झाड़ियाँ और लताएं की प्रचुर वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नाम पड़ा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अगर एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है तो टॉपिक रेन फॉरेस्ट जरूर डालता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से जो है 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि वृक्षों की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि साल भर तो यहाँ पर वर्षा होती रहती है, इसलिए वृक्षों की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। और वन वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, यानी ये वन जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। अगर चौथे पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो ये साफ करता है कि यहाँ पाए जाने वाले व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पेड़ हैं, जैसे अबनूस, मोगानी, शीशम, रबर और सिनकोना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे माने जाते हैं, ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर जो है हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की कुछ विशेषताओं में से थे। अब देखते हैं तीसरा बी क्वेश्चन क्या दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बी के रूप में है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी 3B। कहते हैं मैंग्रोव वनों की संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहले में हमने जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विषय में जाना, अब यहाँ पर जो है मैंग्रोव वनों के विषय में जानना बहुत ही काफ़ी दिलचस्प रहेगा। देखिए दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो कई मानने में एक जैसे ही हैं, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पर है, ठीक है। तो कहते हैं अगर कोई भी वर्षा वन हो या मैंग्रोव वन हो तो वहाँ पर जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ के वही आंसर आपने लिखना है, सबका आंसर एक जैसा ही होता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड में कुछ रखना ये होता है कि भाई यहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, यहाँ पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए तो आंसर सबका एक जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती है जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए मैंग्रोव वर्षा वन ही तो है, और वन है तो इसका मतलब जीव जंतु भी पाया जाएगा, पेड़ पौधे भी होंगे, और यहाँ पर जो है क्लाइमेट भी किस कंडीशन का होगा ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आ जाए छोड़ने के प्रयास ना करना, इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपने रेन फॉरेस्ट वाला भी याद करके गए होगे तो मैंग्रोव में कुछ शब्द जो है ज़रूर उसमें ऐड कर सकती हो, क्योंकि एनिमल, प्लांट, ट्री कुछ हद तक तो मिलते जुलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि कोई भी वन के बारे में आए तो आपको यही पॉइंट जो है माइंड में रखना है और इसी के रिगार्डिंग जो है आंसर थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वनों के संक्षिप्त हमें जानना है तो सबसे पहली बात यही आता है कि मैंग्रोव जो है ज्वारीय वन, ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए मैंग्रोव यानी मैगवा, तो ज्वारीय वन यहाँ पर पाया जाता है और ज्वार से ये काफ़ी प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए दूसरी बात ये आता है कि पानी के बीच डूबे पौधों को मांगों के साथ घने, यहाँ में मैंग्रोव सामान्य किस्म के होते हैं, यानी पानी से डूबे हुए पौधे यहाँ पर मिलते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो यहाँ पर जो है रेन जो है काफ़ी होती है। अगर देखा जाए गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टा इस तरह की वनस्पति से आच्छादित है, यानी देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले दूसरा पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट पे आश्रित है कि यहाँ पर पानी में पौधे डूबे रहते हैं। तो क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा डेल्टा पाए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पर पानी भरमार होती है और ये साल भर होती है। देखा जाए अगर चौथे पॉइंट इसी पॉइंट के रूप में आता है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगर सुंदरी वृक्ष की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 4th चैप्टर में, ठीक है। सुंदरी जो है सुंदरी वृक्ष वहाँ पर, इसलिए सुंदर वन आपने सुना ही होगा। तो सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदर वन होते हैं और इसका चित्र भी देखोगे ना तो बहुत स्पेशल है। यहाँ पर सिर्फ जो है पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं, बीच में नदियाँ जाती हुई नज़र आती है। इसका मतलब यहाँ पर हर साल जो है पानी भरा ही रहता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है चौथा पॉइंट कि गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। 5वें पॉइंट की हम बात करें तो साफ कर देता है कि डेल्टा के कुछ भाग में ताड़ भी पाया जाता है। नारियल, केवड़ा
अगर भी उगते हैं। अब तार की बात देखा जाए, तार जो है मैक्सिमम बिहार साइड ही होता है और इससे जो है अल्कोहल बनती है। तो आपको शायद नॉलेज ना हो कि तार किसे कहते हैं। तो ये बड़े बड़े लंबे से होते हैं, खजूर जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके जो लीफ होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और गांव में इसका फल भी खाए जाते हैं और प्लस जो है इनके पेड़ से रस निकलते हैं, उससे जो है ताड़ी बनती है और ताड़ी एक तरह का अल्कोहल का कार्य करती है। तो समझ गए होंगे कि तार वृक्ष पाया जाता है, नारियल, केवड़ा अगर भी इसमें पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। अगर हम यहाँ पर 6वें पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर देखिए सबसे जो बंगाल का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, वो बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। इस मैंग्रोव के जंगल में, यानी इन मैंग्रोव के रॉयल जंगल में बंगाल की टाइगर सबसे अधिक प्रसिद्ध जानवर है। और यहाँ यही नहीं, यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी जो है पाए जाते हैं। तो ये वन जो है मैंग्रोव काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी भारत में वनस्पति और जीवों के समृद्धि विरासत क्यों है। अब देखिए भारत जो है एक डिफरेंट कंट्री है जहाँ पर हर तरह के जो है कंडीशन, क्लाइमेट पाए जाते हैं। ये तो जनरल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के मिट्टी भी पाई जाती है जो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसे कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारत जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए भारत में वनस्पति और जीवों की समृद्धि होना स्वाभाविक बात है और यहाँ पर हर एक जीव जंतु के लिए हर तरह के कंडीशन उपलब्ध रहता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी बहुत आसानी से कर जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि भारत में वनस्पति और जीवों की समृद्धि विरासत क्यों है, क्यों इतना जो है यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में ही, और भारत ही यूनिक क्यों है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। लेकिन फिर भी देखिए आंसर काफ़ी इसका मज़ेदार है अगर आप समझो, जैसे मैंने समझाया वही है। फिर भी हम आंसर पर एक नज़र जरूर डालना चाहेंगे। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बहुत बड़ा है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है, यानी लैंगिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो है इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है। जितना बड़ा क्षेत्र उतनी अधिक विविधता। ये तो आप भी जानते हो कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कोशिश करोगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यही बात आती है ना। तो यही क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि जितना बड़ा क्षेत्र उतना अधिक विविधता। जितना बड़ा आप नंबर के लक्ष्य रखोगे उतना बड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप तो कहते हो कि भाई मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, सिर्फ नाम के अच्छे नंबर लेने हैं, लेकिन मेहनत आपका जीरो होता है तो कहाँ से नंबर आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के अंतर्गत है कि जितना बड़ा क्षेत्र होता है उतनी ही अधिक विविधता पाया जाना स्वाभाविक बात है। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि इसकी राहत सुविधाएं में बहुत विविधता होती है, यानी इसकी राहत सुविधाओं में देखा जाए तो काफ़ी विविधता देखने को मिलता है, बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें देखिए अगर देखा जाए विभिन्नता तो अगर भारत में तो पहाड़, पठार, घाटियाँ, मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र आदि पाए जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात आ गया कि पहाड़, पठार, घाटियाँ, मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र आदि पाई जाती है और इन सभी में विविधता प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, यानी इनमें सभी में विविधता प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। अब देखिए इतना विभिन्नता, जहाँ पर पहाड़ हो, पठार हो, घाटियाँ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, तटीय क्षेत्र आदि हैं, तो इसमें कितनी विभिन्नता है और जीव जंतु पाई जाएगी, ये आप समझ सकते हो कि यहाँ फ्लोरा फना की जो होगी कमी नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि वार्षिक तापमान के साथ साथ वार्षिक वर्षा में भी भिन्नता देखने को मिलता है। अब देखिए एक क्षेत्र में जो है बरसात नहीं हो रही होती है और एक क्षेत्र जो है बिल्कुल ही पूरे साल रेन होता रहता है। राजस्थान में जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वहीं चेरापूंजी जो है आपको पता है चेरापूंजी साइड जो है हमेशा रेन होती रहती है। तो ये विविधता कितनी अधिक है, ठीक है। कहीं देखिए हिमालय क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ पर सारे साल जो होता है रेन जो है वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, यानी बर्फ़ गिरती रहती है। तो इतनी विविधता शायद ही किसी देश में ऐसा विविधता देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तभी तो भारत को एक यूनिक देश बनाता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि जलवायु
समाप्त मूलक से लेकर गर्म तक होती है। देखिए, समाप्त मूलक यानी नॉर्मल से लेके गर्म तक होती है। जलवायु यहाँ देखा जाए तो साधारण से लेकर गर्म तक होती है, और इतनी गर्म और इतनी शुष्क, इतनी ठंडी और इतनी शुष्क आदि नहीं होती है। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की अपनी वनस्पति होती है। ये बात तो आपने देखा ही होगा कि जैसे जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलता है। तो ये स्वाभाविक यहाँ प्रश्न बनाता है कि प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की अपनी वनस्पति होती है। ठीक है, अगर आप इसे राज्य के हिसाब से भी वनस्पति पनपते हैं, बिहार के साइड देख लो तो वहाँ पर अलग वनस्पति पनपेगा, आप यूपी साइड देख लो तो वहाँ पर अलग जो है वनस्पति देखने को मिलेगा, पंजाब साइड देखो तो अलग मिलेगा, हरियाणा देखो तो अलग, और वही बंगाल देख लो तो अलग। तो ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के जो है वनस्पति दिखता है, जो कि काफ़ी इसकी महत्ता को यहाँ पर दर्शाता है। यदि पाँचवें पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रखता है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ये आपको भी पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है, यानी सोयल पाया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी होगी, काली मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी होगी, शुष्क लाल, पीली, पहाड़ी मिट्टी आदि पाई जाती है। अब देखिए, भारत एक देश है और यहाँ पर इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाना, तो कहते हैं इसको विभिन्नताओं से भरा हुआ देश बना देता है। ऐसी मिट्टी हर एक राज्य या हर एक देश में नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर कितने टाइप्स के पड़ रहे हैं, जलोढ़ हो, काली मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, शुष्क हो, लाल, पीली, पहाड़ी मिट्टी आदि पाई जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु भी मिलती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती है, तो डिफरेंट टाइप्स के वनस्पति उगते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के वनस्पति उगेंगे तो जीव जंतु के लिए जो है यहाँ पर रहना आसान हो जाएगा, और जीव जंतु के लिए रहना आसान हो जाएगा, जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनके लिए जो है भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पर इतनी विविधता पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का पूरा अर्थ, और विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानने की कोशिश किया गया और बताया भी गया कि इसमें कितनी विविधता किस कारणों से है। तो आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर पठार, घाटियाँ, रेगिस्तान, तटीय मैदान होने के कारण इसकी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर तापमान और वर्षा जो है लगातार होती रहती है। यहाँ पर हर तरह के जो है जलवायु पाई जाती है, चाहे वो शुष्क हो, ठंडी हो, शुष्क हो आदि पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है कि यहाँ पर हर तरह की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ हो, काली हो, लेटराइट हो, शुष्क लाल, पीली, पहाड़ी मिट्टी हो। तो ये सारे जो है यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु के लिए पलने और फूलने के लिए जो है कंडीशन प्रोवाइड्स करते हैं। अगला 5th क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है ये, भारत के वनस्पति और जीवों में कौन से उच्चवाच कारक प्रभावित करते हैं। आखिर वनस्पति और जीवों को भारत में कौन से कारक हैं जो काफ़ी प्रभावित करता है। अब देखिए, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पेड़ पौधे हो, उसको प्रभावित करने वाला का सिर्फ 2 ही चीज़ होती है। एक तो उसकी भूमि यानी लैंड कैसी है, ठीक है, लैंड करती है, और वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये दोनों फैक्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रभावित करते हैं किसी भी क्षेत्र के वनस्पति को और जीव जंतु को। कहते हैं अगर अच्छा मिट्टी की किस्म है, अगर अच्छा वहाँ उत्पाद हो रहा है, अच्छा वहाँ वेजिटेशन है, तो इसका मतलब जीव जंतु वहाँ पर फलेंगे, फूलेंगे और ग्रोथ भी करेंगे बहुत ही जनरल रेगुलेशन से। तो इसमें कोई 2 राय नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अगर पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखें इसी के कारण कि वनस्पति जीवों के कौन से उच्चवाच कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, भूमि यानी लैंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि भूमि की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को काफ़ी प्रभावित करती है। हमने पहले भी डिस्कस इस बात पे किया था कि भूमि की प्राकृतिक यानी ज़मीन देखिए जैसा रहता है, भूमि की प्राकृतिक वनस्पति को जरूर जो है काफ़ी प्रभावित करता है। दूसरी बात यही दर्शाता है कि उपजाऊ भूमि का उपयोग आमतौर पर कृषि के लिए किया जाता है। तो उपजाऊ अगर भूमि रहेगा तो जनरल सी बात है कि इस भूमि का जो उपयोग होगा कृषि के लिए किया जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो रबर, खावरा और ऊबड़ खाबड़ इलाके ऐसे क्षेत्र होते हैं, यानी ऊबड़ खाबड़ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ घास के मैदान और जंगल विकसित होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है वन जीवों को भी आश्रय देते हैं। तो भूमि देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि ऊबड़ खाबड़ इलाके क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर घास के मैदान और जंगल को विकास जो है खोने में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को जो है आश्रय भी प्रदान करते हैं।
उसके पश्चात है दूसरा पॉइंट मिट्टी। अब देखिए मिट्टी का भी अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा कि भारत में कई टाइप के मिट्टी पाए जाते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मिट्टी पे हमने विस्तार पूर्वक जाना अभी कि कौन कौन सी मिट्टी पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मिट्टी जो होती है किसी भी क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पति को पनपने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही जो है इनका उत्पत्ति होता है पेड़ पौधों का, और पेड़ पौधों पे ही जीव जंतु आश्रित होते हैं। तो समझ गए कि मिट्टी कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं इसके पॉइंटों के ऊपर। अगर मिट्टी की बात करें तो कहते हैं पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न प्रकार की वनस्पति के लिए आधार प्रदान करती है। यानी विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए आधार का काम करती है। दूसरी बात पे अगर हम देखें तो रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी कैक्टस और कटीले झाड़ियों को सहारा देती है, क्योंकि राजस्थान की बात करें रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कम जो है पानी अब्जॉर्ब करने वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो कैक्टस का नाम ही आता है, और दूसरा जो है बबूल भी आती है, कटीली झाड़ियाँ सहारा देती है। जबकि गीली दलदली डेल्टाई मिट्टी जिसको मैंग्रोव भी कहते हैं, मैंग्रोव जो होती है बरसात वाले एरिया होती है, ठीक है, सुंदरबन पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जो कि देखा जाए तो हमेशा जो है गीली और दलदली बनी रहती है, ठीक है। और डेल्टाई वनस्पति काफ़ी ये समर्थन करती है, जो डेल्टाई वनस्पति होती है ना उसका काफ़ी समर्थन करती है ये। तो इस तरह की मिट्टी में इसी प्रकार के जो है पेड़ पौधे उगना स्वाभाविक बात है। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट को तो ये साफ कर देता है कि मिट्टी की जो है कुछ गहराई वाले पहाड़ी ढलानों में शंखाकार वृक्ष होते हैं। अब देखिए मिट्टी की कुछ गहराई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी शंखाकार वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन जाती है। अगला 6वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय वनों का ऊंचाई जो है वितरण दीजिए, यानी पर्वतों वनों की ऊंचाई के कारण क्या डिफरेंस होती है और क्या है। तो पर्वतों वनों की ऊंचाई का विवरण देना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि पर्वतीय वनों की ऊंचाई किस प्रकार निर्भर की जाती है। बात करें पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने से प्राकृतिक वनस्पति में जो है तंद्रुपी परिवर्तन होता है। ये तो आप भी जानते हो कि पहाड़ पर जो है जैसे जैसे हम जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाता है, ठीक है, और जो पर्वत आरोही होते हैं वो सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं ऑक्सीजन के, नहीं तो उनके नाकों से जो है खून निकल जाता है। दूसरी बात ये भी रहता है कि वहाँ पर आग जलाना संभव नहीं रहता है, बहुत ही कम आग जलने के चांसेस रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि वहाँ तापमान में काफ़ी कमी पाई जाती है, यानी थोड़ा ठंड वहाँ पर रहता है। अगर आपने कोई तीर्थ यात्रा की होगी, पहाड़ी क्षेत्र में गए होगे, तो वहाँ पर देखोगे कि नीचे के अकॉर्डिंग ऊपर जो है काफ़ी ठंड रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। तो ये पर्वतीय वनों की कुछ अपनी एक विशेषता पाई जाती है। पहली पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये साफ कर देता है कि हिमालय के तलहटी जो है शिवालिक और उष्णकटिबंधीय नम पनपती वनस्पति है, यानी हिमालय की तलहटी शिवालिक में जो है उष्णकटिबंधीय नम पनपती वनस्पति पाया जाता है। और साल और बांस जो है महत्वपूर्ण है, साल और बांस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पाया जाता है, और 1000 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वनों की ऊंचाई काफ़ी महत्व रखता है, और यहाँ पर 1000 मीटर तक के ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात के दर्शा रहा है। अगर यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है अर्ध पहाड़ी वन आते हैं, यानी अर्ध पहाड़ी वन आते हैं, ये लगभग जो होते हैं 1000 से 2000 मीटर के बीच स्थित होते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण पेड़ जो होते हैं शाख, सहवलूत, वाक, संठी आदि पाए जाते हैं। तो यानी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए 1000 से 2000 मीटर के बीच में ये स्थित होती है, तो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है पर्वतीय वनों की ऊंचाई के अंतर्गत, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें हम तो ये बताता है कि यहाँ पर समुद्री तल से 1500 से लेकर 3300 मीटर के बीच वहाँ प्रसिद्ध शंकुधार वन पाए जाते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया ना, ये समुद्र तल से 1000 से 3000 किलोमीटर ऊपर है, यानी 1500 से लेके 3300 मीटर के बीच काफ़ी ऊंची है, और यहाँ शंकुधार वन पाए जाते हैं। और वन की बात करें तो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं चीर, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस आदि कुछ प्रमुख वृक्ष यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी आसानी से पाया जाता है।
तो ये काफ़ी बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है कि पर्वतीय वनों की ऊंचाई के क्या रीजन्स हैं। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि शंकुधार वनों के ऊपर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर अपलाइन वन स्थित है। अब देखिए, एक वन का नाम भी आपको दिमाग में आ गया होगा कि शंकुधारी वनों के ऊपर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर एक अल्पलाइन वन स्थित है। और महत्वपूर्ण पेड़ यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो सिल्वर फर है, पाइन है, वर्च है आदि पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों ज़रूरी था। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छे से समझ लेना। मुझे विश्वास है कि अगर 2 बार आपने वीडियो देख लिया ध्यान से ना, समझ लिया ना 2-3 बार, तो कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रट जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं बार बार सुनने से भी कुछ याद बहुत आसानी से हो जाता है। आप कहीं पढ़ने जाते हो तो वहाँ टीचर के सिर्फ बातें ही तो सुनते हो, ठीक है, और वही आपके मोबाइल पे अभी उपलब्ध है। तो वही आप अगर 2 बार शांत जगह पे सुनोगे तो बहुत ही सुचारू रूप से ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसका क्या महत्व है। दोस्तों आपको एहसास होना चाहिए कि पेड़ पौधे, जीव जंतु या इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। कहते हैं अगर पेड़ पौधा नहीं है तो इंसान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है तालमेल बैठाया हुआ है कुदरत ने। देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बैलेंस जो है कुदरत ने बनाया है। लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण आज जो है जितना पोल्यूशन फैल रहा है और जितने पेड़ पौधे कट रहे हैं, आने वाला समय में शायद ही इंसान की प्रजाति जो है बच पाएगी, क्योंकि संभव ही नहीं है। जो अपने लालच के कारण पेड़ पौधे के विनाश करने पे तुले हुए हैं वो ये ना सोचे कि वो जो है किसी और ग्रह पे जाके अपना जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा जीव जंतु है तभी जो है मनुष्य का अस्तित्व भी है। इसलिए हर एक बच्चे को, हर एक बड़े इंसान को, हर एक पढ़े लिखे को, हर एक मिनिस्टर को ये बात समझना चाहिए कि पेड़ पौधे को जो बचाना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको सिर्फ किताबी बातों में नहीं रखना है, इसको अमल पे भी लाना है। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे कट रहे हैं सरकार को इस पर सख्ती से जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन दर्शाता है कि पहाड़ी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की क्या महत्व है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पहाड़ी तंत्र यानी इकोसिस्टम इसका क्या महत्व है। तो आपको महत्व तो मैंने साफ शब्दों में बता ही दिया कि सारे जो है एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, और कोई जीव जंतु नष्ट हो जाता है तो उसका प्रभाव दूसरे जीव जंतु पे पड़ता है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में चला जाओ, अगर 10-20 साल पहले चले जाओ, तो कहते हैं कोई भी जो जीव जंतु मरते थे तो उनकी जो बॉडी होती थी वो बदबू नहीं मारती थी, वो सड़ती नहीं थी। आप सोचिएगा क्यों नहीं सड़ती थी, क्योंकि उसको खाने वाला गिद्ध हुआ करती थी। लेकिन इंसान के गतिविधियों के कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो चुकी है, और है भी तो कुछ ही एक क्षेत्र में है। पहले के टाइम में जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे कि लाखों के अमाउंट में गिद्ध जो होता था उतरता था, और 2 सेकंड में जो होती थी किसी भी मरे हुए जीव जंतु को हड्डियों में कन्वर्ट कर देती थी। तो वो मांस जो होते सड़ते नहीं थे, और जो वायुमंडल था प्रदूषित नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में देखोगे हर जगह जीव जंतु मरे पड़े हैं और स्मेलिंग कर रहे हैं, और हम जो है उस क्षेत्र से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो क्या इसका प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ता होगा? अवश्य पड़ता होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर हम आंसर की बात कर ले, ये तो हमने आपको जनरल बातें बताई कि जीव जंतु का जो है हमारे लिए पाड़ी तंत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पाड़ी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का क्या महत्व है। अब देखिए पहला तो यही बात दर्शाता है कि हमने अपनी फसलों को जो है जैव विविधता, वातावरण, खाद्य पौधों के भंडार से चुना है। अब पहले के समय में जो होता था जीव जंतु जो होते थे हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, न्यूट्रिशन देते थे। लेकिन आज हमने क्या कर लिया है, खाद्य पौधों के भंडार को चुन लिया है।
हमने कई औषधि पौधों का प्रयोग भी किया है और उसका चयन भी किया है। तो ये कैसे हुआ? पारितंत्र में ही हुआ संभव। औषधि जो आप इतने तरह के लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। पशुओं को दुधारू पशुओं के रूप में सेवा देने के लिए बड़े स्टॉक चुना गया है। आपको पता है कि पहले के समय में पशु जो होते थे वो सिंपल ही दूध दिया करते थे, यानी अधिक अमाउंट में दूध उनका नहीं होता था। तो क्या हुआ, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके जो है एक ऐसे जो है गाय का विकसित किया है जो बीमारी से भी लड़ सके और जो है आपको दूध भी अच्छे खासे दे सके। ये अगर 9th क्लास के चैप्टर में इस साल कटा हुआ है, ठीक है, साइंस के चैप्टर में ये बार पूरी विस्तार से दी गई थी लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये पशुओं के दुधारू बनाना साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और ये सफल भी हुई, ठीक है। ये सब जो था पारितंत्र प्रजातियों के महत्व के अंतर्गत ही आ रहा है। हमें उनसे सदैव जो है शक्ति, परिवहन, मांस, अंडे भी प्रदान होते हैं। अब देखिए पारितंत्र में जितने जीव जंतु प्रजाति होते हैं उनसे हमें शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, परिवहन के साधन भी मिलते हैं और उनसे मांस भी प्राप्त होते हैं, अंडे भी प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ दर्शा रहा है। मछली देखिए कितना महत्वपूर्ण है पारितंत्र में, जो हमारे लिए पोषक भोजन प्रदान करते हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है मछलियों के उत्पादन अधिक हो रहा है और इसके सेवन करने वाले मनुष्य भी अधिक अमाउंट में है और शाकाहारी भी कम अमाउंट में, लेकिन मांसाहारी की जनसंख्या अधिक है। तो आप समझ सकते हो कि मछली जो है पूरे विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या का जो है पोषण करती है। तो ये कितना पारितंत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, केमिकल जो है नदियों समुद्रों में छोड़ देते हैं और इन मछली की प्रजाति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और इसमें सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर हम 6वीं पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि कीट, देखिए कीट फसलों और फलों के प्रयोग की जो है परागण मदद करते हैं। आपको अगर फल प्राप्त होता है तो शुक्रिया अदा कीजिए उन जीव जंतु को, वो कीड़े मकोड़े को, जो पेड़ पौधों को जो है फर्टिलाइज करते हैं, परागण कण देते हैं, ठीक है, पोलिनेशन करते हैं। अगर ये जीव जंतु का पोलिनेशन पेड़ पौधों को न करे तो शायद आपको इतने टाइप के जो है फल भी प्राप्त न हो सके, क्योंकि साइंटिस्ट इतना भी महान नहीं है कि वो पेड़ पौधों को जो है हर एक फल फूल को जो है फर्टिलाइज कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप जितने तरह के फल फ्रूट खाते हो, चाहे मांस मछली खाते हो, सब जीव जंतु से ही हमें प्राप्त होते हैं और इसको ही हम नष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो समझ जाइए कि आप अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये कीट फसलें जो हैं काफ़ी फलों को और पेड़ पौधों के जो है परागण में मदद करते हैं और पारितंत्र में हर प्रजाति भूमिका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी पारितंत्र में हर एक जीव जंतु का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, उसका विशेष रोल है, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बहुत विस्तार पूर्वक। मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो है आप पढ़ने के बाद आप भूल पाओगे इसके एक भी पॉइंट। देखिए यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन साफ है, जिस पे हमने विचार किया था कि सरकार को जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार ने उठाया भी है। तो यही क्वेश्चन भी है कि देश के वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। सरकार ने इनके सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो देखिए सरकार तो अपना कार्य करेगी ही करेगी, क्योंकि कहते हैं सरकार को इस बात को समझ तो ज़रूर है कि वन है तभी इंसान है। तो इसके लिए कदम कुछ उठाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने कदम जरूर उठाए हैं। तो पहला कदम तो यही था कि हमारी प्राकृतिक विरासत को देखभाल के लिए जो है 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाया है और जो है 49 वन जीव अभयारण्य और कई प्राणी उद्यान स्थापित किए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे प्राकृतिक विरासत देखभाल के लिए 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और 49 वन्यजीवी अभयारण्य बनाए गए हैं और कई प्राणी उद्यान स्थापित भी किए गए हैं, जो कि इसकी काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। दूसरी बात यहाँ पर साफ करता है कि वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने देश में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरी बात यही दर्शाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट जो है रैनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कई अन्य पर्यावरण विकास परियोजना सरकार द्वारा वनस्पतियों के जो लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए शुरू की गई है।
तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोजेक्ट था। ठीक है, लेकिन देखिए ये प्रोजेक्ट से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को उन छोटे छोटे चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखा जाए तो पेड़ पौधों को एक क्षेत्र में संरक्षित करके आप पूरे जो है संसार को सेव नहीं कर सकते, पूरे भारत को सेव नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र में जो है पेड़ पौधों को बचाना सरकार का दायित्व रहता है, क्योंकि सरकार जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी, जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इंसान जो है गलती करने का एक पुतला है और सदैव गलती करते रहते हैं और सॉरी करते रहते हैं। तो इसके लिए सरकार को जो है कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार पूरे देश की होती है और वो ऐसा फैसला ले सकती है जो पूरे देश के लोगों के लिए भलाई का कारण बने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। सिर्फ हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर से ही पर्यावरण की रक्षा हम नहीं कर सकते, या जो वन जीवन लुप्त हो चुके हैं उनके लिए। कहते हैं ऐसे बहुत जगह हमने देखा है कि ऐसे बहुत से जीव जंतु को नष्ट भी कर दिया गया है और इसके अदालत में केस चल रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ एक केस डाल दी जाती है और कहते हैं कि हम तो प्रोटेक्शन के लिए अग्रसर हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। गलती हुई है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, ये रूल होनी चाहिए। ये नहीं कि केस डाल दिया, डेट आ रही है, टाइम चल रहा है, कुछ कर रहा है। क्योंकि सरकार को इसके रिगार्डिंग अगर कोई बंदा कुछ गलत करता है, पेड़ पौधों को काटता है या कुछ करता है, तो उससे जो है उसे 100 पेड़ों की देखभाल करवाया जाए, तब बात बनती है। उसको जेल में रख के या उस पर केस चला के कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो उनका टाइम निकलता है। अगर आपने किसी जीव जंतु की जो हत्या किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको उसी जीव जंतु के कम से कम 100 प्रजाति की रक्षा करनी पड़ेगी या उसको जो है देखभाल करना पड़ेगा, तब सज़ा का मज़ा है। तो ये क्वेश्चन सरकार की तरफ से उठाई तो कदम गई है, जो कि महत्वता को दर्शाता है। कहते हैं लोगों को भी जागरूक होना इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगा। और आप बच्चे इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि आपका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है जीव जंतु के संरक्षण के लिए। अगर आसपास कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उसको ज़रूर संरक्षण करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो सके तो 1-2 पेड़ पौधे जो है अपने घर के आसपास ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा, जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आजकल आप लोग पता ही होगा कि बीमारी ने सबको परेशान करके रख दिया है। कारण यही है, प्रदूषण बढ़ रही है, बीमारी भी अपने चरम सीमा पर चल रही है। अगला 9वां क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है, व्याख्या करना। देखिए मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ इस बात पे, इस क्वेश्चन पे। तभी मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए ना तो 100% जो है आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम हर एक बात पे यहाँ विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आगे आता जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है, मनुष्य के लिए जो है वन इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्यों है तो आपको पता ही है, इसके बारे में अब अधिक मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होगा कि वन निम्नलिखित कारणों से मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यही आती है कि वन स्थानीय जलवायु को संशोधित करती है। देखिए वन जो है वन रहेगा तभी जलवायु जो है कंट्रोल में रहेगा, और जलवायु बिगड़ेगी ही तो इंसान के जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। तभी तो आप देखते ही हो कहीं बाढ़ आती है तो कहीं तूफान आती है, ठीक है। तो ये कारण क्या है, क्योंकि उस क्षेत्र के जो है वन्य जीवन पे काफ़ी लोगों ने प्रभावित किया है, उसको नष्ट किया है। इसलिए जो है कहीं बाढ़ आती है तो कहीं तूफान आती है, और इसका प्रकोप किसको सहना पड़ता है, इंसानों को ही सहना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि वनों की संरक्षण करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है। वन जो है आपको पता है कि जो मिट्टी बह जाती है उसको रोक लेती है। वन जैसे कि मान लीजिए एक हमारा सर होता है, अगर बिना बाल के हो तो अगर हम पानी रखते हैं तो फटाक से बाहर निकल जाता है। अगर वही हमारा बाल होगा तो हम तेल रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही बात यहाँ पर आ जाता है। एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हो आप। तो जो पेड़ पौधे होते हैं पानी को भी रोकते हैं,
ठीक है, और मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। और मिट्टी कटाव हो जाने से पेड़ पौधे ढीले पड़ जाएंगे और गिर भी जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधों जो होते हैं लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है और धारा प्रभाव को भी नियंत्रित करती है। पानी की धारा को जो है तीव्र होने से बचाती है, और तीव्र रहेगी तो आपको पता है बाढ़ का जो है बहुत बड़ा प्रकोप सहना पड़ेगा। तभी देखते हो कि कोसी नदी के आसपास देखा जाए तो बहुत कम जो है पेड़ पौधे हैं, और जिसके कारण हर साल जो है वहाँ पर बाढ़ आती ही आती है, और ये बहुत तेज़ होती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है कि पानी को जो है गति को धीरे कर सके। तो वहाँ के लोगों को जो है आए दिन कहते हैं हर साल जो है उनको मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है बरसात के मौसम में। तो अब क्या कहें, लोग समझदार ही नहीं बन रहे हैं, सरकार इस पे कोई कदम ही नहीं उठा रही है। पेड़ पौधे जितने सरकार लगा देगी बाढ़ पे नियंत्रण बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। वन विभिन्न प्रकार के उद्योगों का समर्थन करती है। देखिए वन ही के कारण जो है कई प्रकार के उद्योग जो है फला फूला है, क्योंकि वन से ही जो है उनको कच्चे पदार्थ मिलते हैं। कई समुदाय के लिए आजीविका प्रदान भी करते हैं और मनोरंजन के लिए जो मनोरम एवं सुंदर दृश्य भी पेश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि वन में जो है बहुत से फिल्म जो है फिल्माए जाते हैं और उनके दृश्य लिए जाते हैं, कितने सुंदर दृश्य होते हैं और हम देख के ललायित होते हैं। तो ये वन के कारण ही संभव है। कहते हैं नेचर ने जो दिया है हमें उसको संरक्षण करके रखना हर एक इंसान के दायित्व हो जाता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वन जो है पवन बल और तापमान को नियंत्रित करते हैं। देखिए बहुत तेज़ अगर हवा चलती है, पेड़ पौधा रहता है तो वो उसको रोक लेती है, यानी पवन जो बल को भी रोकती है और तापमान को भी नियंत्रित करती है। मान लीजिए जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर धूप की रोशनी जो है हम तक बहुत कम पहुँच पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है छाया हो जाती है पेड़ पौधों के कारण। तो पेड़ पौधे जो है हमें तेज़ धूप से भी बचाती है और वर्षा के कारण से भी बचाती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो पुराने समय में पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है और इवन कि अभी भी की जाती है। इसमें पीपल नीम को तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो समझ सकते हो ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि ये वन जीवन की मिट्टी और आश्रय के लिए ह्यूमस प्रदान करते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि वे जो है वन जीवन के लिए मिट्टी और आश्रय के लिए ह्यूमस प्रदान करती है। तो आश्रय के लिए ह्यूमस होना बहुत ज़रूरी है और वन जीवन के लिए मिट्टी देती है। तो ये वनों के कारण ही संभव होता है, क्योंकि वन जो होती है पेड़ पौधे गिर भी जाते हैं तो सर के जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमस वहाँ पर बन जाते हैं। तो पेड़ पौधे कहते हैं जीवित रह के भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जो है मृत हो जाने के बाद भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इंसानों के लिए। पांचवा पॉइंट यही कहता है कि धूल की हवा में प्रवेश करने से रोकता है। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं अपने पत्तों पर जो है धूल कणों को जो है रोक लेते हैं और इंसानों तक पहुंचने से रोक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, और ये हमारे लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक होती है शायद आपको पता हो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उसको लेके ताज़ा ऑक्सीजन जारी करके बनो हमें पर्यावरण का स्वच्छ और जो है प्रदूषण मुक्त रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पेड़ पौधे देखिए कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेके ऑक्सीजन आपके लिए जो है देता है। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना इंसान जिंदा रहना संभव ही नहीं है। तो आप देखिए पेड़ पौधा रहेगा नहीं, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना हम लोग जिंदा रहेंगे। तो पेड़ पौधे है ना मनुष्य के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर हम 6वें पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि वन वर्षा के पानी को तेज़ी से बहने से रोकता है। यानी जो वन में वर्षा होती है, रेन होता है, और पेड़ पौधे होते हैं तो जो पानी की रफ्तार होती है उसके पेड़ पौधे जो है रफ्तार को कम कर देती है, जिससे क्या होता है तेज बहाव नहीं बहती है पानी। ठीक है, और इसे रोक कर रखते हैं ताकि यह भूजल सतर यानी जल तालिका के समुद्र करने के नीचे रिस सके। यानी ये पानी की जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक जो है वो धरती में ग्राउंड वाटर का रूप धारण नहीं करेगा। मान लीजिए पानी आया और चलता रहा तो ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज ही नहीं हुआ, ग्राउंड वाटर में तो पानी अब्जॉर्ब किया ही नहीं, तो आप प्यासे रह गए। तो वन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि वन की संरक्षण कीजिए, वन बहुत ही ज़रूरी है और आपको भी इसको जो है समझना है और सरकार को भी इस बात पे जो है समझने की ज़रूरत है। अगला जो है हमारा 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका होती है। देखिए एक स्टेटमेंट है
कि हर प्रजाति की परिस्थिति तंत्र में भूमिका होती है। कथन की विस्तृत कीजिए। देखिए बहुत काफ़ी आसान आंसर है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सब आंसर देखे हैं तो उसमें से भी आंसर लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसमें, क्योंकि हर प्रजाति की परिस्थिति तंत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आपको पता है जीव जंतु के कारण ही, प्रजाति के कारण ही जो है पेड़ पौधे फर्टिलाइज हो पाते हैं, चाहे शाकाहारी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो यही बात यहाँ पर आंसर के रूप में आता है, ठीक है। और पहले हम कई क्वेश्चनों में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं और पहला क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग वाले सारे याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। तो यही कहते हैं ना, अगर किसी को अगर चैप्टर समझ में रहे, चैप्टर के हर क्वेश्चन, तभी त्रिपाण सेंटर ने चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ये यहाँ पर प्रायोरिटी दी है। क्योंकि जो ये को जो है इतने क्वेश्चन कर लेता है ना अच्छे से, उसको लगेगा नहीं कि वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपको लगेगा कि आपने पूरा चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और इससे अधिक क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता। ये त्रिपाण सेंटर का विश्वास है। क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के पूछा जाए लेकिन आंसर यही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि हर प्रजाति परिस्थिति तंत्र में भूमिका होती है। इस कथन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर भी वही है कि एक पारितंत्र में भौतिक जो है वातावरण शामिल होता है, यानी भौतिक यहाँ पर जो है वातावरण सम्मिलित होती है और यह एक जो है परस्पर जुड़ी प्रणाली है जिसमें रहने वाले पौधे और जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको पता ही है कि इकोसिस्टम में जो है हर जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो फूड वेब हो या फूड चैन हो, एक दूसरे पर हर जीव जंतु जो होते हैं आश्रित होते हैं। पारित जो है परिस्थितिक तंत्र हजारों वर्षों की अवधि में विकसित हुई है और ये इस जो है इंटरलिंकिंग है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला पॉइंट बताता है कि कीट फसलों और फलों के पेड़ों के परागण में काफ़ी मदद करता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रजाति जो है जीव जंतु है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कीट फसलों और जो है फलों के पेड़ों के परागण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कुछ कीट जो होते हैं हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी करते हैं। देखिए कीट जो होते हैं ना, जो हानिकारक कीड़े होते हैं उसको भी वो खा जाते हैं और काफ़ी नियंत्रित करते हैं। तो जीव जंतु हमारे लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं पेड़ पौधों में लगे होते हैं, उसको खा के जो है एक बायोलॉजिकल जो है जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो साफ करता है कि मांसाहारी जानवर भोजन के लिए शाकाहारी जानवर को मारते हैं। मांसाहारी जानवर जो होते हैं शाकाहारी जानवर पे आश्रित होते हैं और शाकाहारी जानवर जो है भोजन के लिए पेड़ पौधों पर सेवन करते हैं, यानी एक दूसरे पर वो इंटरलिंकिंग होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा रहेगा तभी शाकाहारी जीव जंतु रहेगा, शाकाहारी जीव जंतु रहेगा तभी मांसाहारी जीव जंतु रहेगा। तो आप समझ गए ना, एक दूसरे पे इंटरलिंकिंग है। अगर हम घास को ही ख़त्म कर दें तो बाकी सारे जीव जंतु ही नष्ट हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है कि ये हर प्राणी की परितंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। इवन कि कहते हैं प्रजाति के जीव जंतु के साथ साथ कहते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों का भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रहता है। जैसे अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि कवक, बैक्टीरिया जैसे अपघटक मृत जानवरों और पेड़ पौधों को विघटित करके मिट्टी को हुमस के साथ निक्षेपित कर देती है। देखिए अब यहाँ पर जो है वायरस बैक्टीरिया का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान आ गया कि कवक जो होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उन पे ग्रोथ करके उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पता है कि ह्यूमस जो होती है एक तरह से खाद होता है और खाद से क्या होगा, पेड़ पौधों की जो है वृद्धि होगी। अब पेड़ पौधों की वृद्धि होगी तो पेड़ पौधों को खाने वाला जीव जंतु की वृद्धि होगी। अगर उसकी जीव जंतु की वृद्धि होगी तो जो मांसाहारी खाने वाला जीव जंतु है उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है कि नहीं। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। यहाँ पर कहते हैं ताकि पौधों को विकसित किया जा सके, इंटरलिंकिंग के ऐसे कई उदाहरण हैं। दिखाई देता है पारितंत्र में हर प्रजाति की भूमिका यहाँ पर बहुत ही अहम होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि हर प्रजाति की परितंत्र में भूमिका जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसी कथन के जो है हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा किए। अगला जो 11वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत साधारण है कि हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान किन मूल्यों को बढ़ावा देता है, यानी हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं उसका जो है किस मूल्य के ऊपर बढ़ावा दिया है, क्यों जरूरी है और किसका ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, सेंचुरी पार्क बनाए गए हैं, आखिर ये किस लिए बनाए गए और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जीव जंतुओं को। अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है।
हमने उद्यानों के बारे में जाना कि यहाँ पर कितने 89 जो है बनाए गए हैं, नेशनल पार्क सब हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि नेशनल पार्क का क्यों बढ़ावा दिया है, किस मूल्य को बढ़ावा देता है। तो यह साफ करता है आंसर कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान नीचे दिए गए कुछ मूल्यों को बढ़ाता है। कहते हैं अगर पहली पॉइंट पे हम अगर देखें तो वो है जो है हमारी वन संपदा के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है, कि हमारी जो वन संपदा है उसको पुनर्निर्माण को काफ़ी बढ़ावा देता है। क्योंकि भारत में वन आवरण जो है सिर्फ 20% से अधिक है, यानी भारत में वन आवरण जो है 20% से अधिक है, जबकि परिस्थिति तंत्र को संतुलित करने के लिए लगभग 33% होना चाहिए। अब देखिए कितनी दुख की बात है यहाँ पर है कि हमारे जो है भारत में वन आवरण जो है सिर्फ 20% ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम संतुलित करने के लिए 33% की आवश्यकता है। अब कहते हैं 33% यानी जो यहाँ 13% कमी है वो कहाँ चली गई, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधे जो है धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं और इसमें जो है जनरल सी बात है, इसे पर्यावरण जो है बिल्कुल ही असंतुलित हो रही है। अब 20% में इंसान का जिंदा रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं जितना बैलेंस होना चाहिए पेड़ पौधों में उतने इंसानों में भी होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे में तो बैलेंस बिगड़ती चली जा रही है, तो इंसान जीवित कैसे रह सकता है। दूसरा पॉइंट साफ करता है कि वह जानवरों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो बताता है कि जानवरों की सुरक्षा को कैसे किया जाए। कई जो है विलुप्त प्रजाति के लिए आवश्यक भी है, यदि ये प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो परितंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा, जिससे भविष्य में और अधिक समस्या पैदा होगी। जैसे मैंने आपको जो है प्रीव्यू क्वेश्चन में जो है गिद्ध का एग्जाम्पल दिया है कि कितना जो है बैलेंस बिगड़ गया है। आज जहाँ भी देखो जीव जंतु सर गल रहे होते हैं, तो ये कितना जो है नुकसानदायक है। तो ये समस्या जो है भविष्य में काफ़ी जो है गंभीर समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो यही हमें राष्ट्रीय उद्यान समझाने की कोशिश करता है कि इनकी हमारे पर्यावरण तंत्र में कितनी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं वे जड़ी बूटियां और पौधे के उपयोग को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देता है, यानी वे जड़ी बूटी और पौधे के उपयोग को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देता है। जहां राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए है। इन पर जो है पारंपरिक दवाइयों को बनाने के तरीके दुनिया को सामने नहीं खोए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाएं पूर्ण जो है दुर्प्रभावों से मुक्त होती है जो एंटीबॉडी दवाइयों के कारण होती है। अब देखिए कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान हमें ये संकेत देते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ जो है पेड़ पौधों उनका संरक्षण किया जाए, और राष्ट्रीय उद्यान जरूरी है कि आसपास क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यही बात जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो में संरक्षण भी किए गए हैं। पहाड़ी तंत्र को जो है पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण मूल्य है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना देगा। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ही एक कार्य में अग्रसर है, और राष्ट्रीय उद्यान जो है हर तरह के रूल रेगुलेशन बनाती है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया है बखूबी। अगला 12वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यही कहता है कि हमें वनस्पति और जीवों दोनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यही तो त्रिपाण से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें वनस्पति और जीवों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन का लाइफ लाइन है। तो ये क्वेश्चन भी कहता है कि हमें वनस्पति और जीवों को दोनों को संरक्षण क्यों करना चाहिए, और कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना है इसको। तो नीचे दिए उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वनस्पति और जीवों के संरक्षण क्यों करना जरूरी है। यानी दिए गए उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि वनस्पति और जीवों के संरक्षण क्यों करना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट ये साफ दर्शाता है कि पेड़ हमें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी लकड़ी प्रदान करता है। आपको पता है कि पेड़ पौधे से जो है लकड़ियाँ मिलती है, और इससे जो है हम अपना भोजन भी बनाते हैं और कई काम भी आते हैं। बेसिकली आज सरकार ने सिलेंडर हर घर में कर दिया हो, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि पहले के समय में जो लोग होते थे ना, लक्कड़ जला के ही अपने लिए भोजन तैयार करते थे या काऊ डंक को सुखा के ही खाना बनाया करते थे, तो कई बीमारी से सुरक्षित हुआ करते थे। लेकिन आज हर घर में सिलेंडर है, हर जगह गैस बन रही है लोगों के पेटों में, तो ये सरकार शायद समझ नहीं पा रही है। कहते हैं जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात सबको समझना चाहिए कि 100 सालों से जो है हम बिना सिलेंडर के साथ रह रहे थे, जी रहे थे। आज सिलेंडर के न जाने के कारण कितने बीमारी भी पैदा हो रही है। ठीक है, इसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति जो है गैस की समस्याओं से जो है ग्रसित है। ठीक है, तो इसका कारण क्या बन रहा है?
थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, और पहले के समय में ऐसा कोई भी दुख जो है, तकलीफ जो है देखने को नहीं मिलता था। तो ये एनालाइज करने की आवश्यकता है कि आज क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। यानी देखा जाए तो पेड़ पौधे हमें विभिन्न प्रकार के जो है लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, साथ ही गर्मी में तेज़ धूप से आश्रय भी प्रदान करते हैं। यानी जब तेज़ धूप पड़ती है तो हम पेड़ों के नीचे छाँव में बैठ जाते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है तो समझ गए होंगे आप। दूसरा बात यही बताता है कि फसलें हमें अनाज, सब्जी, फल सहित भोजन प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें देखिए फसलें हमें अनाज, सब्जियां, फल सब चीज़ प्रदान करते हैं, और ये सब किसके लिए कारण हुआ है? वनस्पतियों के कारण हुआ है। ठीक है। तीसरी बात पे हम अगर बात करें तो बहुत से पौधों का अर्क का उपयोग बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो आप भी जानते हो कि बहुत से पेड़ पौधे का जो है इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है, जिससे हमें लाखों टाइप की बीमारी जो है छुटकारा मिल जाती है। तो पेड़ पौधे वनस्पति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये बात आपके लिए ज़रूरी है, और इसका संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट यही बताता है कि जीवों में दुधारू पशु भोजन के रूप में दूध हमें प्रदान करते हैं। देखिए दूध कितना महत्वपूर्ण है। सुबह उठते हो तो दूध के बना हुआ चाय चाहिए आपको, तो ये कौन देता है? जीव जंतु ही हमें देते हैं। फिर भी हम जीव जंतु का संरक्षण नहीं करते हैं। आज देखिएगा हर शहर में जाके देख लीजिए, जीव जंतु आपको सड़कों पर नज़र घूमते हुए आती होगी। कोई सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कब सड़कों पे घूमती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनको पहले की तरह संरक्षित किया नहीं जा सकता? रोडों पर ये क्यों घूमते हैं? इसे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कि आखिर इनको क्यों रोडों पर छोड़ दिया जाता है? क्या जो पालते हैं क्या रोडों पर छोड़ने के लिए रखे हुए हैं इसको? और इसी कारण न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने जो जीव जंतु मरते भी हैं, साथ में इंसान को भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो आज इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है। जब दूध निकालने का समय होता है तो वो अपने जो है दूध निकालने के समय ले आते हैं और बाकी समय जो है इसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहीं का भी इंसानियत नहीं दिखता है किसी भी साइड से। तो इस पर जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए कि कोई भी पशुपालन है, पशुपालन कर रहे हैं, अगर उनके गाय भैंस कहीं अगर रोडों पर नज़र आई तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो ये सरकार तो कर नहीं रही है, सिर्फ जो है आंखें बंद करके देख रही है कि भाई रोडों पे जो है इंसान मरे और जानवर मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सुबह जो है उनको चाय ज़रूर चाहिए। तो देखिए आप समझदार स्वयं हो कि अगर जीवों में अगर दुधारू पशु भोजन के रूप में दूध हमें उत्पादन देते हैं तो उनको संरक्षण करना भी हमारा परम दायित्व बन जाता है। कुक्कुट जंतु अंडे प्रदान करते हैं तथा अन्य जंतु मछलियां भी हमें खाद्य प्रदान करते हैं। देखिए मछलियों के कारण जो है कई जो मांसाहारी व्यक्ति हैं जो मछली खाते हैं, कहा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो मछली उत्पादन बहुत होती है और मछली के सेवन करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन आज के समय में बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो कचरे कबाड़ निकलते हैं सब समुद्रों में गिर दिया जाता है, सब नदियों में गिर दिया जाता है, जिससे सारे मछलियाँ मर जाती हैं। आपने न्यूज़ में अक्सर सुनते ही होंगे कि कुछ क्षेत्रों में जो है मछलियाँ मरी हुई नज़र आई। क्यों नज़र आई? क्योंकि जितने प्रदूषित वायु थी, जितनी ही जो रसायन थे उसको नदियों में उधेड़ दी गई, जिसके कारण सारे मछलियाँ मर गई। तो आप समझ सकते हो कि कितना हमारे लिए जीव जंतु इम्पोर्टेंट है और हम इसको कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए कुक्कुट जंतु अंडे भी प्रदान करते हैं और जंतु तथा मछलियाँ भी हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जो है काफ़ी जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कीट फसलों में परागण में सहायता करते हैं। देखिए कई जगह पॉइंट ये आया है, कीट फसलों में परागण में सहायता करते हैं और जैविक रूप से अन्य हानिकारक कीटों को भी नियंत्रित करते हैं, यानी कीड़ों को वो खा जाते हैं। ये सभी एक जो है संतुलित पारितंत्र बनाते हैं और इसलिए इसका जो संरक्षण करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब भी जो है हमारा अस्तित्व भी बना रह सकता है। हमारा जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या महत्व है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाई गई उसका क्या महत्व है, क्यों बनाई गई, क्या है इसका कारण। कहते हैं अगर आंसर पे हम चर्चा करें तो जैव भंडार 3 परंपरा जुड़े कार्य अर्थात संरक्षण, विकास और रसद समर्थन को प्राप्त करते हैं, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उनमें 3 परंपरा जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। यानी देखा जाए तो इसके जो है जैव भंडार 3 परंपरा जुड़े कार्य करते हैं, संरक्षण का, विकास का और समर्थन का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट अगर इसके अंतर्गत बात करें तो कहते हैं कोर जोन एक जैविक विविधता का संरक्षण करता है और कम से कम अशांत पारितंत्र जो है निगरानी भी करता है। यानी जो अशांत है, जो नष्ट किए जा रहे हैं पारितंत्र,
उसको निगरानी करता है। और गैर विनाशकारी अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र जैसे अन्य काम प्रभाव वाले जो उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से भी आरक्षित साइट है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि गैर विनाशकारी अनुसंधान और शिक्षा जैसे अन्य कम प्रभाव वाले उपयोग के लिए सुरक्षा रूप से जो है संरक्षण साइट के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो कहते हैं बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है। यानी बफर जोन जो होती है यह मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है और पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, इको टूरिज्म और जनउपयुक्त और बुनियादी अनुसंधान सहित ध्वनि पारितंत्र प्रथाओं के साथ संगत सहकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र को घेरता या जोड़ता है और पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, इको टूरिज्म और अनुपयुक्त और जो बुनियादी अनुसंधान सहित ध्वनि पारितंत्र प्रथाओं के साथ संगत सहकारी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट यही कहता है कि संक्रमण विकास के क्षेत्र में कृषि गतिविधियां और बस्तियां और अन्य उपयोग की विविधता शामिल हो सकती है, जिसमें स्थानीय समुदाय प्रबंधन एजेंसियां, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन, संस्कृति समूह, आर्थिक हित और अन्य हितधारक क्षेत्र के प्रबंधन और सतत विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। कहते हैं साधन क्या है, इस प्रकार की जैविक विविधता की संरचना के ठीक से प्रतिबंधित बायो रिजर्व महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जैविक विविधताओं के संरक्षण के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व का भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसकी निगरानी हर एक क्षेत्र में होता है और हर एक क्षेत्र को निगरानी में रखता है, जिससे जो है गलत ना हो सके, जीव जंतु नष्ट ना हो सके। और ये सारे कार्य किसका काम है? बायोस्फीयर रिजर्व का। यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है हर एक चीज़ पर निगरानी रखती है कि कोई पेड़ पौधे के साथ, जीव जंतु के साथ नुकसान ना हो, और इसको जो है बहुत ही सख्त के साथ काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है हमारा जीव जंतु सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर हमने बायोस्फीयर रिजर्व की महत्ता के विषय में चर्चा की है, तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका जो है हर क्षेत्र में जो है जीव जंतु में हो, पेड़ पौधों में हो, सबका संरक्षण करने में इसकी निगरानी रहती है। ठीक है, और आपको भी निगरानी करके रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और इसके लिए जो है आपको लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। साथ में अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आता है तो कमेंट भी करना मत भूलिए। कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। ठीक है, तो इसमें तब पता लगेगा जब आप अच्छे बुरे को जो है मेरे साथ शेयर करोगे। इसलिए जो है सजेशन बॉक्स में आप सजेशन भी आप मुझे दे सकते हो कि मुझे और क्या बेटर करना चाहिए, आपको कौन सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सिलेबस जो है आपको सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके विषय में जो है आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आपके जो 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी रखता है कि 9th क्लास में उनको सारे वीडियो मिलेगा, और जो 9th क्लास में है, जो 10th क्लास में जाएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 10th क्लास के जो है आने वाला समय में साइंस का वीडियो और सोशल का वीडियो भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि अगले साल में आप जब रहोगे तो बने रहोगे तभी आपको ये प्राप्त होगी। और बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। जब सेव करके रखोगे तभी जो है 10वीं क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और आप जो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल में सेव कीजिए।